वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट इन मिस्ट्री ऑफ साइंस। मिस्ट्री ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको पता ही होगा कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री की पढ़ाई करने वाले हैं, जो कि क्लास 8 से क्लास 12 तक की होगी। आपको बता दूं, चैनल के माध्यम से आपको काफी इजी वे में पढ़ाया जाएगा ताकि आपको साइंस सब्जेक्ट बोरिंग ना लगे और आप साइंस सब्जेक्ट को एंजॉय करते करते आप उस साइंस सब्जेक्ट को पढ़ते जाए। इस चैनल ने ठाना है साइंस सब्जेक्ट को फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है। ओके, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि साइंस सब्जेक्ट बोरिंग सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट जो है दिमाग को खराब कर देता है, बिकॉज इसके अंतर्गत काफी ज्यादा इमेजिनेशन होता है। वे कहते हैं कि मतलब साइंस सब्जेक्ट हमारे दिमाग को खराब कर देता है, साइंस सब्जेक्ट कुछ समझ नहीं आता है, साइंस होता क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के बैठ जाते हैं, बहुत सारे उनके मन में डाउट आ जाता है कि साइंस 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 मतलब साइंस से वे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपकी लाइफ साइंस पे ही टिकी हुई है। आप जो चीज भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, इन सारी एक्टिविटीज को अगर देखा जाए तो इन सारी एक्टिविटीज में साइंस का लॉजिक छिपा हुआ है। ओके, और इन सारे लॉजिक को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए साइंस सब्जेक्ट को आप काफी अच्छी तरह से समझें, डीपली एक्सप्लेन करके आप समझें। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी डीपली एक्सप्लेन करके बताया जाएगा ताकि आपके लिए साइंस सब्जेक्ट इजी बन जाए, आपके लिए साइंस सब्जेक्ट बोरिंग सब्जेक्ट ना रहे। ओके, तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर बजा दे ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और फिर आप वीडियो को केयरफुली होकर के वीडियो को देखें। ओके, और आप फिर से क्या करेंगे, आपको सारी चैप्टर समझ में आने लगेगी, फिर आपके लिए साइंस सब्जेक्ट इजी बन जाएगा। ओके, सो मैं बता दूं कि हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 जिसका नाम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, इस चैप्टर पे हमने 5 वीडियोस को कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं, वहां पे उन सारे वीडियोस का लिंक दिया गया है। और नहीं तो आप आई बटन को क्लिक करके भी उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। वो वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने शुरू से उसका इंट्रोडक्शन, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। सो आप वो वीडियोस को भी देख लें ताकि आगे का चैप्टर आपको समझने में कठिनाई ना हो। ओके, इस चैप्टर का चौथा टॉपिक है सोइंग। बीज बोने की प्रक्रिया को हम लोग सोइंग कहते हैं। सोइंग इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बीज बोने की प्रक्रिया क्रॉप प्रोडक्शन की सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि अगर हम लोग बीज नहीं बोएंगे तो हमें प्लांट नहीं मिलेगा। अगर प्लांट नहीं हुआ तो फिर उससे क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए बीज बोने की प्रक्रिया क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। Before sowing, good quality, clean and healthy seeds of a good variety are selected. बीज बोने के पहले हमें बीजों का चयन करना होता है और वो बीज गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी होने चाहिए, ताकि क्या हो कि अगर हम जब भी उस बीज को सोइंग करें, जब भी उस बीज को खेतों में लगाए, बोए, तो हमें अच्छी मात्रा में, काफ़ी अच्छी मात्रा में, बड़े पैमाने पे क्रॉप का प्रोडक्शन मिल सके, क्रॉप हमें मिल सके। इसलिए हमें बीज को बोने से पहले बीजों का चयन किया जाता है और वो बीज गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी होनी चाहिए। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर्स उन सीड्स को यूज करते हैं जो हमें बड़े पैमाने पे फसल देती है। Selection of seeds. Okay, for better yield we select hybrid seed. अच्छी उपज के लिए हमें अच्छे हाइब्रिड सीड को सेलेक्ट करनी होती है। अगर हम अच्छे बीज को सेलेक्ट करते हैं तो हमें यील्ड भी, हमें क्रॉप भी काफी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली मिलेगी। वी गेट मोर क्रॉप्स कंपेयर देन आवर फील्ड थ्रू गुड सीड। गुड सीड के द्वारा ही, अच्छे बीजों के द्वारा ही हमें बहुत मात्रा में क्रॉप्स मिलेगी देन आवर फील्ड। अगर हमारा फील्ड छोटा भी है और उसमें हम लोग
हाइब्रिड सीड लगाते हैं, हाइब्रिड सीड को बोते हैं, तो हमें अपने एरिया से, अपने फील्ड से, हमें अपने क्षेत्र से, खेत से भी ज्यादा हमें फसल मिलेगी, हमारे सोच से भी ज्यादा हमें फसल प्रोडक्ट होते हुए दिखेगी। तो सिलेक्शन ऑफ सीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर एग्रीकल्चर। इसलिए बीजों का चयन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए बीज का चयन सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है। क्योंकि अगर हम लोग अच्छे बीज का चयन करते हैं तो हमें वैसे ही अच्छी मात्रा में, काफी अच्छी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले फसल मिलते हैं। हमें कम क्षेत्र से ही, हमें कम खेत से ही अधिक मात्रा में फसल देखने को मिलती है। Are there seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? क्या आपने उन सीड्स को देखा है, उन बीजों को देखा है जो पानी पे तैरते हैं? Would those be lighter or heavier than those which sink? जो बीज डूब रहे होते हैं उनसे वे हल्के होते हैं या भारी होते हैं? Why would they be lighter? अगर वे हल्के होते हैं तो क्यों होते हैं? जो सीड्स पानी पे फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, तो वे अगर हल्के होते हैं तो क्यों हल्के होते हैं? इन सारे तमाम क्वेश्चनों का आंसर हम लोग अगले स्लाइड में जानने वाले हैं। आंसर है इसका, when we take seeds in water then damaged seeds become hollow and are thus lighter। अगर हम लोग सीड्स को पानी में डालते हैं तब क्या होता है कि डैमेज सीड्स, जो खराब सीड्स होते हैं वे हॉलो होते हैं, वे अंदर से खोखले होते हैं, जिसके कारण वे हल्के होते हैं और वे पानी पे इसी वजह से तैरते रहते हैं। Therefore, they float on water। बीज के अंदर से खोखले होने के कारण वे पानी पे तैरते रहते हैं। एंड दिस इज अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग ऑफ हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज सीड्स। और यही एक अच्छा मेथड है अच्छे सीड्स से डैमेज सीड को सेपरेट करने के लिए। अच्छे सीड्स के साथ डैमेज सीड्स भी होते हैं और उन्हें सेपरेट करने के लिए अगर हम सीड्स को पानी में डालते हैं तो डैमेज सीड्स हल्का होने के कारण, अंदर से खोखला होने के कारण वे पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। आसानी तरह से तैर रहे सीड्स को अगर हटा लें तो हमारे पास सिर्फ हेल्दी सीड्स ही बचेगी, बिकॉज हमने हॉलो सीड्स को हटा लिया जो हमारे लिए डैमेज सीड्स था। Okay, before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for sowing seeds। बीज को बोने से पहले एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है, एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि हम लोग किसके मदद से, किस औजार के मदद से हम लोग बीज को बोए, ये एक इम्पोर्टेंट टास्क होती है। ओके, और इन टूल्स के बारे में हमारा जानना बहुत जरूरी होता है कि अगर हम बीज को बोए तो कैसे बोए, किस औजार की मदद से बोए, किस टूल्स के मदद से हम लोग बीज को बोए। तो इन सारे चीजों के बारे में जानना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। सो आप हमारे साथ बने रहिए, अगली स्लाइड में इसके बारे में जानते हैं। पहला टूल, ट्रेडिशनल टूल। The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. The seeds are filled into the funnel, passed down through 2 or 3 pipes having sharp ends. ट्रेडिशनली टूल के अंतर्गत क्या आता है कि एक फनल शेप का टूल्स होता है जो 2-3 पाइप, नुकीला पाइप से अटैच्ड होता है, और जैसे ही हम लोग सीड्स को उस फनल में डालते हैं, फिल करते हैं, उस फनल को सीड से भरते हैं, तो वो सीड्स उस पाइप के जरिए नीचे आता है। वो नुकीले माध्यम से वो मिट्टी के अंदर पियर्स्ड होता है, पियर्स्ड हो जाता है, वो मिट्टी के अंदर जाकर के बीज स्थानांतरित हो जाता है। ओके, तो ये रहा हमारा फोटो। इस ट्रेडिशनली टूल का आप पिक्चर देख सकते हैं कि ये फनल टाइप का, एक फनल शेप का एक टूल्स है जिसमें अगर हम कोई सीड्स को डालते हैं तो वो इस पाइप के माध्यम से वो नीचे आ जाएगा और सॉइल में आकर के प्लेस्ड हो जाएगा, पियर्स्ड हो जाएगा, वो जाकर के स्थानांतरित हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा ट्रेडिशनली टूल, और ये किसके मदद से खींचा जा रहा है? तो एक जोड़े बैल की मदद से इस टूल्स का हम लोग यूज कर पा रहे हैं। इस बैल्स के ड्रॉन करने की वजह से, बैल के द्वारा खींचे जाने से ही हम लोग इस टूल का यूज कर सकते हैं। ओके, अब है हमारा सीड ड्रिल।
ओके, दूसरा जो टूल्स है सोइंग करने के लिए, बीज को बोने के लिए, वो है हमारा सीड ड्रिल। नाउडेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अभी के वक्त में हम लोग सीड ड्रिल का यूज काफी ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यह ट्रैक्टर की हेल्प से यूज होता है। ट्रैक्टर की हेल्प के द्वारा हम लोग सीड ड्रिल का यूज कर सकते हैं। ये जो होता है, ये बीज को बोने में हमारी काफी मदद करती है। This shows the seeds uniformly at equal distance and depth. सीड ड्रिल के जरिए हम लोग बीजों को एक इक्वल डिस्टेंस में, यूनिफॉर्मली, एक समान डिस्टेंस पे, एक समान दूरी पर और समान गहराई में हम लोग बीज को बो सकते हैं, बीज को सोइंग कर सकते हैं। It ensures that seeds get covered by the soil after sowing. सीड ड्रिल के जरिए अगर हम बीज को बोते हैं तो बोने के बाद मिट्टी जो होती है वो अपने आप कवर्ड करते चली जाती है जिस सीड्स को हम बो रहे होते हैं। कहने का मतलब कि सीड ड्रिल का यूज अगर हम लोग बीज को बोने में कर रहे होते हैं तो जो बीज को हमने एक इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ में बोआ, वो सीड ड्रिल के कारण वो मिट्टी से अपने आप कवर्ड होते चली जाती है। तो सीड ड्रिल के ये सब मुख्य एडवांटेज से, एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज से कि सीड ड्रिल हमें इक्वल डिस्टेंस में और इक्वल डेप्थ में हमें बीज को बो करके देता है, और तो और वो अपने आप मिट्टी को, वो तो अपने आप सीड्स को कवर्ड करते चला जाता है मिट्टी से। ओके, तो ये रहा हमारा सीड ड्रिल का पिक्चर। आप देख सकते हैं कि ये जो है ट्रैक्टर द्वारा खींचा जाता है, ट्रैक्टर द्वारा पुल किया जाता है, ट्रैक्टर के हेल्प से इसका यूज होता है सीड ड्रिल का। और आप देख सकते हैं कि एक इक्वल डिस्टेंस पे ये बीज को बोता चला जाएगा और एक इक्वल डिस्टेंस में, यूनिफॉर्मली में। अगर हम एक रॉ और एक कॉलम लगाते हैं तो हम देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो पौधा लगा हुआ है। तो ये सारा हमें एडवांटेज सीड ड्रिल के जरिए मिलता है। This protects seeds from being eaten by birds. सीड ड्रिल से अगर हम सीड्स को अपने खेत में बोते हैं तो ये ईटन बाय बर्ड्स से हमें मदद करता है, प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये बर्ड्स के द्वारा खाए जाने की आशंका कम हो जाती है। मतलब कि क्या होता है ना कि जब सीड ड्रिल से हम बीज को बोते हैं तो वो एक इक्वल डेप्थ में चला जाता है, एक निश्चित गहराई में चली जाती है, जिससे सीड्स का सूखना इम्पॉसिबल होता है। और क्योंकि वो उसे सनलाइट ज़्यादा नहीं मिलेगी, वो थोड़ी अंदर होती है, तो जिससे सनलाइट उसे डायरेक्ट नहीं मिलेगी, ज़्यादा सफिशिएंट मात्रा में उसे सनलाइट मिलेगी जितना कि वो डेवलप कर सके, जिसके कारण वो सूख भी नहीं सकता है और ईटन बाय बर्ड्स भी नहीं हो सकता है। मतलब बर्ड के द्वारा खाया भी नहीं जा सकता, बिकॉज इक्वली डेप्थ में है। ओके, और इक्वली डेप्थ के कारण, एक निश्चित गहराई के कारण वो मॉइस्चर्ड होता है, वो सीड्स मॉइस्चर्ड होती है, नमी युक्त होती है, बाद में जाकर डेवलप्ड हो जाती है एक प्लांट के रूप में। ओके, तो ये सारे एडवांटेज हमें सीड ड्रिल की मदद से मिल रही है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। हमने देखा कि सीड ड्रिल जो है वो ट्रैक्टर के द्वारा यूज किया जाता है। ओके, और ट्रैक्टर जो होता है वो हमें सेफ टाइम एंड लेबर करके देगा। मतलब सीड ड्रिल का अगर यूज हम लोग करते हैं तो इससे हमें समय और मेहनत दोनों की बचत होती है, क्योंकि इसमें हम लोग अपना मेहनत नहीं लगा रहे होते हैं, ये हमें ट्रैक्टर खुद करके देता है। कोई इंसान ट्रैक्टर को चला रहा होता है और वो ट्रैक्टर के जरिए सीड ड्रिल जुड़ा हुआ होता है, और वो सीड ड्रिल अपने आप हमें सीड को बो करके देता है, वो भी इक्वली डिस्टेंस एंड एक सफिशिएंट डेप्थ में। और उसके बाद जो सीड्स बोए जाते हैं उसके बाद मिट्टी स्वतः उन सारे बीजों को कवर करते चली जाती है, जिससे बर्ड के द्वारा खाए जाने की आशंका, उन बीजों की खाए जाने की आशंका कम हो जाती है, या फिर उन बीजों का सूखने की आशंका कम हो जाती है। डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज नेसेसरी टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ प्लांट्स। अगर डिस्टेंस सीड्स में बनी रहे, अगर सीड्स के बीच अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो वो क्या हो सकती है, उन प्लांट्सों के बीच, उन पौधों के बीच ओवरक्राउडिंग, मतलब एक ही जगह 2-4 पौधे नहीं हो सकते, क्योंकि हमने उनको एक एक डिस्टेंस में डाला, एक समान डिस्टेंस में डाला। अगर 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे डाल रहे हैं तो हो सकता है कि एक जगह पे प्लांट ओवरक्राउड नहीं हो सकता, एक जगह पे प्लांट 2-3 नहीं उग सकते, क्योंकि हमने एक डिस्टेंस पे, एक निश्चित डिस्टेंस पे उन सारे पौधों को, उन सारे बीजों को लगाया है, इसलिए वे एक निश्चित डिस्टेंस पे ही वे सारे पौधे उगने वाले हैं। दिस अलाउज प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। अगर कोई खेत में प्लांट्स डिस्टेंस पे हो, इक्वली डिस्टेंस पे हो, तो
सफिशिएंट उसे सनलाइट मिलेगी, क्योंकि एक पौधे का छांव दूसरे पौधे पे नहीं पड़ेगी, या फिर ओवर क्राउडिंग न होने के कारण वे सभी प्लांट अच्छी तरह से सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पाएगी एंड वो अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स भी ले पाएगी। क्योंकि अगर एक प्लांट उस जगह को न्यूट्रिएंट्स लेता है तो दूसरा प्लांट अगर कुछ डिस्टेंस पे हो तो वो उस जगह के न्यूट्रिएंट्स को लेगा। और अगर एक साथ वो ओवरक्राउड कर रहे होंगे तो हो सकता है कि एक प्लांट पहले ही न्यूट्रिएंट्स ले ले और दूसरा प्लांट न्यूट्रिएंट्स ना मिलने के कारण, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाने के कारण वो प्लांट सूख सकता है। इसलिए सीड ड्रिल की मदद से अगर हम लोग बीज को रोपते हैं तो वो एक इक्वली डिस्टेंस पे होते हैं और इक्वली डिस्टेंस के कारण वे न्यूट्रिएंट्स भी ले पाते हैं। वे अपने अपने जगह के पास के मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स भी ले पाते हैं एंड वाटर भी ले पाते हैं। ओके, तो ये सारा एडवांटेज हमें सीड ड्रिल की मदद से मिल रहा है। At times, a few plants may have to be removed to prevent overcrowding. अगर कोई कारण से या फिर हमारी मिस्टेक से अगर एक जगह पे दो चार पौधे उग जा रहे हैं जो ओवरक्राउडिंग लग रहा है हमें कि एक जगह पे दो चार पौधे इकट्ठे हो गए, तो हम उसे अच्छी तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। कुछ समय बाद उस प्लांट्स को रिमूव भी कर सकते हैं टू प्रिवेंट ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग से बचने के लिए हम उन सारे पौधों को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, अब हमारा 5वां टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब आप सोचिए कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को ऐड क्यों करेंगे या फिर ये फिर होते क्या है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले कि मैन्योर होते क्या है या फिर हम लोग इसे ऐड क्यों करते हैं क्रॉप्स के साथ। तो इन सारे बातों पे हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers. वे पदार्थ जो मिट्टी में प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में ऐड किए जाते हैं, उन सब्सटेंस को हम लोग मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स कहते हैं। मैन्योर भी कहते हैं, फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं। मतलब मैन्योर का काम है प्लांट को ग्रो कराना होता है। मैन्योर में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होती है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स में काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होती है और ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट को हेल्दी ग्रोथ करने में हमारी मदद करती है। और हम लोग इसका यूज मिट्टी में ऐड करके करते हैं। हम लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में ऐड करते हैं और वो मिट्टी से और प्लांट्स मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, जिससे वो हेल्दी ग्रोथ हो पाता है और हमें अच्छी मात्रा में लार्ज स्केल में क्रॉप को प्रोड्यूस करके हमें देता है। सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। हमने अभी पढ़ा कि सॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होती हैं और पौधे के रूट्स जो होते हैं वो सॉइल में ही होते हैं। पौधे रूट के द्वारा सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जिससे वो प्लांट्स काफ़ी अच्छी तरह हेल्दी ग्रोथ कर पाती है और हमें काफ़ी मात्रा में क्रॉप दे पाती है, हमें काफ़ी मात्रा में फसल देती है। These nutrients are essential for the growth of plants. ये nutrients जो है, ये जो पोषक तत्व है, ये पौधों को ग्रोथ होने में मदद करती है, पौधे को बढ़ने में मदद करती है, पौधों को डेवलप होने में मदद करती है। ओके, ये न्यूट्रिएंट्स पौधों को ग्रोथ होने के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे किसान एक के बाद एक ही फील्ड में एक के बाद एक फसल की खेती करते हैं। इमेजिन करो आप कि व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स व्हेन फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। आप सोचो कि लगातार आप किसी खेत में लगातार आप फसल रोप रहे हो, आप लगातार प्लांट्स को रोप रहे हो, तो क्या होगा, वहाँ की न्यूट्रिएंट्स पे क्या असर आएगी। आप उस खेत को कभी अकेला नहीं छोड़ रहे हो, आप बार बार उसमें फसल लगा रहे हो, तो उस खेत की न्यूट्रिएंट्स पर क्या असर पड़ेगी, क्या न्यूट्रिएंट्स बढ़ेगी या न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगी। आप इन सारे विषय पर सोच सकते हो कि अगर हम एक ही खेत में एक के बाद एक फसल लगाते जा रहे हैं, ओके, तो क्या होगी वहाँ के न्यूट्रिएंट्स पर, उस मिट्टी की पर क्या असर पड़ेगी। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर जानते हैं। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। अगर हम लगातार खेती कर रहे हैं, अगर एक ही खेत में लगातार खेती कर रहे हैं, लगातार हम लोग क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वहाँ की मिट्टी पुअर इन न्यूट्रिएंट्स हो जाएगी। मतलब वहाँ की मिट्टी में
पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। ओके, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इसलिए फार्मर जो होते हैं वे मैन्योर को उस खेत में ऐड करते हैं ताकि फील्ड को फिर से न्यूट्रिएंट किया जाए, फील्ड फिर से न्यूट्रिशन से भरपूर हो जाए, इसलिए हम लोग मैन्योर को ऐड करते हैं और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। और मैन्योर को सॉइल में ऐड करने की प्रक्रिया को हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन बिग प्लांट्स। अगर हम लोग सही से खेत में मैन्योर नहीं डाल रहे हैं, सही से खाद को नहीं दे रहे हैं, तो प्लांट्स वीक हो जाएगा। हमें ये रिजल्ट मिलेगा, हमें ये नतीजा मिलेगा कि पौधा कमजोर हो जाएगी, वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगी, वो हेल्दी ग्रोथ नहीं कर पाएगी और ना ही हमें क्रॉप देगी, क्योंकि हमने इम्प्रॉपर तरीका से, हमने सही ढंग से फसल को मैन्योर नहीं दिया, सही समय पे उस फसल को खाद नहीं दिया, तो जिसके कारण वो प्लांट्स वीक हो सकती है, कमजोर हो सकती है और वो अगर अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर पाई तो हमें फसल नहीं मिलने वाली है, हमें अच्छी गुणवत्ता वाली, अच्छी क्वालिटी वाली फसल नहीं मिलेगी। Manure is an organic substance obtained from the decomposition of plant or animal wastage. मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस हम उन सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। ओके, और मैन्योर को हम लोग, खाद को हम लोग प्लांट और एनिमल के वेस्टेज से पाते हैं। ओके, जब इन प्लांट और एनिमल वेस्टेज को, जब हम लोग जानवर और पौधे के वेस्टेज को, मतलब अगर पौधे सड़ गए हो या फिर जानवर के वेस्टेज जैसे कीटा हो गया या फिर जानवर ही अगर सड़ गया हो, तो उसे सॉइल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डिकम्पोज करता है, उसे खाते हैं। ओके, और खा करके हमें मैन्योर देते हैं। और मैन्योर जो होता है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। Farmers dump plant and animal waste in pits at open places and allow it to decompose. The decomposition is caused by some microorganisms. हम मैन्योर को खुद से बना सकते हैं, खाद को हम लोग खुद से बना सकते हैं। फार्मर्स लोग जो होते हैं वो एक जगह को खोदते हैं और वहाँ पे एक गड्ढा का निर्माण करते हैं और उसमें एनिमल्स और प्लांट के जितने भी वेस्टेज होते हैं उन सारे वेस्टेज को उस गड्ढे में डाल देते हैं और उस गड्ढे को ओपन छोड़ देते हैं। और वो क्या होता है कि कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और वो डिकम्पोज सॉइल ऑर्गेनिज्म के द्वारा शुरू हो जाता है। सॉइल ऑर्गेनिज्म उन सारे वेस्टेज को, प्लांट्स एंड एनिमल के वेस्टेज को डिकम्पोज करने लगते हैं, खाने लगते हैं और हमें उनके बदले में ऑर्गेनिज्म हमें मैन्योर देता है। The decomposed matter is used as organic manure. वो मैटर डिकम्पोज होकर एक मैटर बनाता है, एक पदार्थ देता है जो एक ऑर्गेनिक मैन्योर होता है। ओके, फर्टिलाइजर्स आर केमिकल which are rich in a particular nutrient. फर्टिलाइजर जो होता है वो एक केमिकल होता है जिसके अंतर्गत काफी मात्रा में एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट होता है, मतलब उनमें अलग अलग प्रकार की पोषक तत्व होती है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को हम लोग घर में नहीं बना सकते, इसका निर्माण फैक्ट्रीज में किया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। कुछ इसके एग्जांपल्स है, फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल है, जैसे यूरिया जिसे हम अपने घर में नहीं बना सकते, इसको हम लोग फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं। अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, ये सारे चीज जो है वो फर्टिलाइजर्स है जिसके अंतर्गत एक अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिशन है। कुछ में यूरिया में हमें क्या मिलेगी, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अमोनियम सल्फेट में हमें सिर्फ अमोनियम एंड सल्फेट मिलने वाली है। सुपर फॉस्फेट में हम लोग सुपर फॉस्फेट मिलने वाली है। पोटास में हम लोग पोटास मिलेगी। एनपीके में हमें नाइट्रोजन अलग से मिलेगी, फॉस्फोरस अलग से मिलेगी एंड पोटेशियम अलग से मिलेगी। कहने का मतलब इन सब में, फर्टिलाइजर्स में अलग अलग न्यूट्रिशन होते हैं, लेकिन मैन्योर में देखा जाए तो उनमें ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन होते हैं, कार्बन युक्त न्यूट्रिशन होते हैं। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. अगर हम wheat, paddy and maize की खेती करते हैं और उसमें अगर फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं तो हमें काफी अच्छी मात्रा में बेटर यील्ड मिलने वाली है, हमें काफी बड़े पैमाने पे हम लोग को फसल मिलने वाली है। But excessive use of fertilizers has made the soil less fertile. लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा करते हैं तो हमें काफी नुकसान होती है। वो सॉइल को लेस फर्टाइल कर देती है, मतलब सॉइल को कम उपजाऊ वाली बना देती है। इसलिए अगर हम लोग ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करने से बचना चाहिए।
फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। फर्टिलाइजर्स के कारण वाटर भी पॉल्यूट हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा करते हैं तो वो एक केमिकल होता है, और अगर हम लोग उसका ज्यादा उपयोग करते हैं तो अगर बारिश होती है तो वो बारिश के पानी के साथ साथ वो केमिकल जो है वो बहते चला जाएगा और वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर सकता है। इसीलिए हमें फर्टिलाइजर्स का यूज कम से कम मात्रा में करनी चाहिए। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. इसलिए हम लोग को सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन बनाए रखने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स की जगह पे ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना चाहिए, या फिर जब हम अगर हम एक क्रॉप के बाद दूसरे क्रॉप को लगा रहे हैं तो उनके बीच एक गैप कर दे, मतलब एक के बाद लगातार कंटिन्यूअसली हम लोग क्रॉप्स को कल्टीवेट ना करें। अगर एक सीजन में अगर एक क्रॉप लगाते तो नेक्स्ट सीजन में खेत को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए। का मतलब कि अगर हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना है तो हमें फर्टिलाइजर्स की जगह पे ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करना चाहिए, या फिर अगर एक क्रॉप्स को एक सीजन में रोप रहा है तो नेक्स्ट सीजन में हमें उस खेत को खाली छोड़ देना चाहिए, ताकि फिर से उसमें न्यूट्रिएंट्स रिप्लेसिंग हो जाए। ओके, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। इट रिप्लेसेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। अगर हम लोग मैन्योर का यूज करते हैं तो ये सॉइल को इम्प्रूव करता है, मतलब ये उसके टेक्सचर को, सॉइल टेक्सचर को काफी इम्प्रूव करता है, और साथ साथ वाटर को पकड़ने की क्षमता भी मैन्योर में ज्यादा होती है, और ये सॉइल को न्यूट्रिशन भी देती है जो कि ऑर्गेनिक एंड नेचुरल होती है। इसलिए हमें मैन्योर का यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें लाभ ही लाभ है, हानि बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। तो अब हम लोग डिफरेंसेस जानते हैं बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब हम लोग जानते हैं कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बीच डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो मैन्योर, एक साइड में हमने मैन्योर को लिया है और एक साइड में हमने फर्टिलाइजर्स को लिया है। तो हम लोग पढ़ते हैं मैन्योर के बारे में कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रिसीड्स। जो मैन्योर होता है एक नेचुरल सब्सटेंस है, ये प्राकृतिक सब्सटेंस है। ओके, प्राकृतिक पदार्थ है जिसे हम मवेशियों के गोबर या फिर प्लांट के जरिए प्राप्त करते हैं। अगर हम मवेशियों के गोबर या फिर एक्सक्रीटा या फिर एनिमल्स की अगर कहीं पे सड़ जा रहा है या फिर प्लांट्स कि कोई भी पार्ट या फिर प्लांट से रोटेट हो जा रहा है तो वो डिकम्पोज होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज होता है, और उसके बदले हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलती है जिसे हम लोग मैन्योर कहते हैं। कहने का मतलब मैन्योर जो है एक नेचुरल सब्सटेंस है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसे हम लोग प्लांट एंड एनिमल के एक्सक्रीटा द्वारा या वेस्टेज द्वारा हम लोग इसे डिकम्पोज द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजर्स की बात की जाए, फर्टिलाइजर इज अ मैनमेड इनऑर्गेनिक साल्ट। फर्टिलाइजर इंसान द्वारा बनाया गया एक इनऑर्गेनिक साल्ट है जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती है। ओके, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स। मैन्योर को हम लोग फील्ड में बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स की अगर बात की जाए तो फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को हम अपने घर पे नहीं बना सकते, फर्टिलाइजर्स को हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स एक केमिकल है और इसे हम लोग केमिकल के द्वारा ही बनाते हैं। मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर जो होता है वो मिट्टी को काफी मात्रा में ह्यूमस देता है। ओके, और ह्यूमस जो होता है वो प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करती है। लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर कोई भी प्रकार की ह्यूमस सॉइल को नहीं देती है। मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। लेकिन हाँ, एक बात है कि मैन्योर में एक कमी है कि मैन्योर में लेस रिच न्यूट्रिएंट्स होती है, पौधे के लिए काफी कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होती है। ओके, लेकिन वहीं पे अगर फर्टिलाइजर्स की बात किया तो फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। लेकिन फर्टिलाइजर्स एक केमिकल है, फैक्ट्री द्वारा बनाया जा रहा है, तो हम अपने अमाउंट से उसमें न्यूट्रिएंट्स को डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि प्लांट न्यूट्रिएंट्स उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स में पौधे के लिए जो न्यूट्रिएंट्स आवश्यकता होती है वो फर्टिलाइजर्स में काफी मात्रा में होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये तीनों या फिर जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फर्टिलाइजर्स में अच्छी मात्रा में पाई जाती है।
अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। दूसरा मेथड जो है वो है क्रॉप रोटेशन। इसके जरिए, क्रॉप रोटेशन के जरिए हम लोग मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स को बरकरार रख सकते हैं। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। क्रॉप रोटेशन हम तभी कर सकते हैं जब हम लोग अल्टरनेटरी क्रॉप्स को ग्रो करें। ओके, earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि अगर इस सीजन में लेग्यूम्स को उगाते हैं तो नेक्स्ट सीजन में हमें व्हीट को उगानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन। आपको पता होनी चाहिए कि लेग्यूम्स के रूट में एक नूडल्स पाई जाती है जो नाइट्रोजन को फिक्स करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है और वो सॉइल को नाइट्रोजन देती है। लेग्यूम्स के नूडल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होती है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है और मिट्टी को नाइट्रोजन देती है। अगर इस सीजन में हम लेग्यूम्स को रोपते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो हमें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट सीजन में हम जैसे व्हीट को रोपते हैं तो व्हीट उस मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन का यूज करने लगता है। तो ये होता है हमारा क्रॉप रोटेशन। मतलब कि अगर हम इस बार अगर कोई चीज को रोपते हैं तो वो किसी न्यूट्रिएंट्स को, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का यूज कम मात्रा में करता है और तो और वो हमें लाकर भी देता है एटमॉस्फेयर से। और जैसे ही नेक्स्ट सीजन में उसका यूज करने वाला कोई और क्रॉप्स को लगाते हैं तो वो उस मिट्टी से उस न्यूट्रिएंट्स का यूज कर पाता है। तो ये होता है क्रॉप रोटेशन। फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को इस प्रैक्टिस को यूज करनी चाहिए, अडॉप्ट करनी चाहिए, बिकॉज ये हमारे लिए फायदेमंद होती है कि हम अगर क्रॉप रोटेशन करते हैं तो हमें ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज करना नहीं पड़ता है। अब हम लोग पढ़ते राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। हमने पहले ही बता दिया कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होती है, लेकिन फिर हम लोग इसके बारे में डीपली से जानते हैं कि राइजोबियम बैक्टीरिया होती क्या है। दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। राइजोबियम बैक्टीरिया दलहन पौधे के गांठ में पाई जाती है, रूट, और ये बैक्टीरिया जो होती है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खींचता है और सॉइल को नाइट्रोजन देता है। तो ये हमें फायदा ही पहुंचाता है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। अब हम लोग मैन्योर के एडवांटेजेस, लाभ के बारे में पढ़ने वाले कि मैन्योर के क्या क्या लाभ है। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो फर्टिलाइजर से अच्छी मानी जाती है, बिकॉज क्योंकि इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अगर हम लोग फसल में मैन्योर को डालते हैं तो मैन्योर मिट्टी में जल को अधिक मात्रा में सोखे हुए रहती है, जिससे फसल को अच्छी मात्रा में समय अनुसार पानी मिल जाती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम इजी। मैन्योर को अगर हम ऐड करते हैं तो वो मिट्टी को छिद्रनुमा बना देता है, पोरस बना देता है, जिससे क्या होता है कि प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज काफी इजी तरीके से कर पाते हैं। इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मैन्योर तो एक खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को खाने के लिए वहां पे बहुत सारे माइक्रोब्स उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम खेत में मैन्योर को ऐड करते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को खाने के लिए वहां पे माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स उत्पन्न हो जाते हैं, और वो जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को खाते हैं तो वो हमें ह्यूमस देते हैं, और ह्यूमस प्लांट्स के लिए काफी फायदेमंद होता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, जिसके कारण क्या होता है कि सॉइल की, मिट्टी की गुणवत्ता न्यूट्रिएंट से भर जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, बिकॉज काफी मेहनत लगती है नोट्स बनाना, फिर आपको पढ़ाना, बहुत सारा मेहनत लगता है। तो आप इस मेहनत का भी फल हमें जरूर दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट जरूर करना।